हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो करना पड़ेगा बबुआ, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर अब आप सोचोगे कि अभी भी बहुत टाइम है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। लगभग लगभग काम धंधे का जो सीजन है वो भी अब बहुत जल्द समाप्ति के कगार पर है। अब ऐसे में प्यारे बच्चों आपको भी तैयारी में लग जाना है। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, जो केमिस्ट्री में आपका तीसरा चैप्टर है, वो है रासायनिक बलगतिकी। और इसका आज हम वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देना, वन शॉट हमने पहले ही बोला था। अब ज्यादातर जो है टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे, जो भी है वन शॉट में निपटाएंगे, ताकि पूरे 100 में 100% आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। टॉपिक वाइज ले चलेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा परेशान रहोगे, और वन शॉट में चीजों को अपन एकदम जीरो लेवल से लेकर के छोड़ देते हैं। तो आज एकदम इस चैप्टर का बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चन को ले चलेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से इस पूरे चैप्टर को कवर कर सको। तो कॉपी और पेन के साथ बैठना और पूरे दावे के साथ कह रहे हैं भैया 100% ये चैप्टर आज आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, जो इस चैप्टर में आज हम बताएंगे वही देखना है, बहुत ज्यादा नहीं उलझना है। ठीक, क्योंकि वन शॉट बोर्ड एग्जाम के टाइम में रामबाण साबित होता है, रामबाण का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं बबुआ। चलिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों, वो है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, या फिर अभिक्रिया की दर क्या है। और ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। देखिए वेग, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जितने समय में जितनी दूरी विस्थापित होती है वो उस वस्तु का वेग कहलाता है। बट यहां अभिक्रिया का वेग है, तो हम ये कह सकते हैं, तो यहां बोल सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है। क्योंकि यहां भाई अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभिक्रिया में दो ही चीजें होती हैं बच्चों, एक तो अभिकारक होता है, एक उत्पाद। मतलब अभिकारक से मिल करके ही उत्पाद बनता है। तो यहां परिभाषा हम लिख सकते हैं कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग या फिर अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है ना। और साथ में इसके क्या कहते हैं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछा जाता है, ये भी पूछा गया था पिछले साल, तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो भाई परिभाषा तो समझ में आ गई, क्योंकि एकदम सिंपल सी है कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मान लिया कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया ले लेते हैं बबुआ, जैसे हमने कोई अभिक्रिया ले लिया, कोई एक अभिक्रिया हम ले लेते हैं कि ए से पी के लिए, तो हमें मालूम है कि ये जो होता है इसको बोलते हैं अभिकारक, और अभिकारक मिलकर के ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये अभिकारक है, तो बबुआ ये क्या होगा, उत्पाद। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये बात समझ में आ गई कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। ठीक है, यानी किसी भी अभिक्रिया के उत्पाद को तैयार करने में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो क्या है, अभिकारक है, और उसी से ही उत्पाद बनता है। तो यहां पर यह बोला कि जितने समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो जाएगा, चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो घट जाए, तो वो
ठीक, मतलब वो परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं परिभाषा, ठीक, परिभाषा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया का वेग, यहां पे देखिए अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या फिर कह लें उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे लिखेंगे कि परिवर्तन में लगा समय, में लगा समय, यानी परिवर्तन में कितना समय लग रहा है, ये चीज, ठीक है, यही हो जाता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, इसी को कहा जाता है। अब थोड़ी सी चीजें अपन समझ लेते हैं कि जैसे मान लिया बच्चों कि यदि, जैसे लिख देते हैं कि यदि किसी समय, यदि किसी समय dt में, मान लेते हैं कि माना किसी समय dt में, भाई समय क्या मान ले, dt में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन यानी समय dt में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो dx हो, क्या हो प्यारे बच्चों, dx हो, तो अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा ना बबुआ, वो हो जाएगा dx अपान dt, क्या हो जाएगा, dx अपान dt, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग। सीधी सी बात कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग कह लें या अभिक्रिया की दर कह लें। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके कारक को समझते हैं प्रभावित करने वाले। हो गया ना, चलिए अब देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है कि बोलेगा कि अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनका उल्लेख करना है। तो सबसे पहला है ताप, सबसे पहला क्या है बच्चों, ताप है। तो बहुविकल्पी में भी दे देता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, ताप बढ़ाने पर बोलेगा कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना होता है। तो देखिए ताप बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें अणुओं की जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है वो बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ जाएगा। और उत्प्रेरक दूसरा होता है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नाम है उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरित करते हैं, मतलब सीधे देखिए ये अभिक्रिया की दर को तो प्रभावित कर देते हैं लेकिन सीधे तौर पर अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे कारक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे समझो लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सीधे इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं मार मार मुंह ना टूट जाए, मार इसका नतवा टूट जाए, हम जो है देख लेंगे, ठीक है। तो उकसाने का काम करते हैं ना, वही चीज ये है, ठीक है। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक विष आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा, 11th में नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, यहां वो सब नहीं देखना,
केवल ये जानना उत्प्रेरक क्या होते हैं, जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे देखा होगा कि अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा जब अमोनिया बनाते हैं तो उसमें Fe+MO यानी आयरन और मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। संपर्क विधि द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे होते हैं ना वो चीज। अगला है अभिकारक की सांद्रता। अब देखिए सांद्रता से क्या प्रभाव होता है, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर भी क्या है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है दाब। तो दाब बढ़ाने से क्या, तो दाब में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अब सबसे जरूरी जो चीज है प्यारे बच्चों हमारे लिए, वो ये कि चाहे ताप हो, चाहे दाब हो, चाहे प्रेरक हो, चाहे अभिकारक की सांद्रता हो, यानी सभी परिस्थितियों में अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब अभिक्रिया का वेग बढ़ जा रहा है तो इसे आसानी हो जाएगी याद करने में, यानी हर एक कंडीशन में अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, आप फटाक से याद कर लो। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये सब छोटी छोटी परिभाषाएं हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, 2 नंबर में परिभाषा आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के का औसत वेग किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए, बस केवल और केवल परिभाषा थोड़ा अच्छे से समझ लेना है बस। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है वह दर या वह वेग है जो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन को उस समय अंतराल से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब इसमें अब की बार जो सांद्रता में परिवर्तन होगा, यानी कह रहा है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो कुल परिवर्तन है उसमें जब आप समय अंतराल से भाग दोगे तब जाकर के औसत वेग निकल। औसत का मतलब ही होता है, आपने समझा है, कुल। देख जब हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं किसी चीज का, तो क्या होता है, औसत बराबर वही चीज होता है ना कि जो कुल होते हैं नंबर्स उनका योग, ठीक, बटे वही चीज संख्या लिख देते, मतलब समय कितना है वो लिख देते हैं। तो इस तरह से निकलता है पूरा का पूरा, ठीक है, औसत। तो चलिए यहां पे देखते हैं। तो यहां पे जैसे मान लिया कोई अभिक्रिया है, क्योंकि इसको इस तरह से ज्यादा समझ में आएगा। अभिक्रिया मान लिया बबुआ कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है और वो अभिक्रिया ए से पी, जैसा कि देखते चले आए हैं, और हमें पता है कि ये अभिकारक है, इसीलिए बार बार लिख देते हैं, और अभिकारक से ही उत्पाद बनता है, ये भी लिख दिया। अब आपसे इसमें बोला जाए कि इनका औसत वेग निकालिए, तो अभिकारक और उत्पाद का अलग अलग औसत वेग निकलेगा। यहां पर अब की बार कह रहा है कुल परिवर्तन, यानी इनमें की सांद्रता में कुल परिवर्तन। तो जब कोई अभिक्रिया होती है बच्चों, तो बस एक चीज का ध्यान देना कि जब ये इसका विघटन होगा तभी ये बनेगा, मतलब इसकी सांद्रता में कमी आएगी तभी इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, यानी तभी ये बनेगा। इसमें कमी होगी, इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अगर लिखना चाहें, तो अगर जैसे आपसे कोई पूछे, सबसे पहले यहां पे जब हम लिखेंगे कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जब निकालना होगा तो आप क्या निकालेंगे, तो यहां पे सर परिवर्तन कह रहे हैं, सांद्रता, सॉरी 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 क्या लिख दिए भाई, जैसे इसमें जैसे लिखना हो कि इसका हमें औसत वेग निकालना है अभिकारक का, तो लिखेंगे अभिकारक का औसत वेग,
अलग अलग दोनों का चलेगा। अभिकारक का औसत वेग, तो अभिकारक का औसत वेग बराबर लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कुल परिवर्तन, या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और वो भी अब की बार चिन्ह के साथ चलेगा, माइनस चिन्ह। माइनस और प्लस क्यों है अभी बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे वही चीज लिखेंगे और समय अंतराल। ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल भी इसको मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बस जाने दीजिए फालतू का है, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो समझ लो नैया डूब जाएगी। यहां पर हमने क्या बोला कि जब भी अभिकारक का औसत वेग निकालना है तो यहां अभिकारक के औसत वेग के लिए आप क्या निकालेंगे, इसका जो औसत वेग होगा, इसका जो औसत वेग होगा, हमने क्या बताया कि माइनस चिन्ह इसलिए दर्शाया है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, इसलिए माइनस। अब यहां अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक ए है तो ए लगा दिया। तो प्यारे बच्चों चाहे आप डी ए लिख दीजिए इस तरह से, देखिए चाहे डी और ए कोष्टक जब लग जाता है तो सांद्रता को बताता है, तो चाहे तो आप डेल्टा ए इस तरह से लिखिए, आपकी मर्जी। तो यहां पे हम वही चीज लिख दे रहे हैं कि जैसे डेल्टा कोष्टक में ए, और यहां पे नीचे में डेल्टा टी लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके, तो ये अभिकारक का औसत वेग है, यानी इस वाले का। अब इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि अब जैसे अगर हम कह दें किसका, उत्पाद का औसत वेग, उत्पाद का औसत वेग, अब तो आप निकाल सकते हो, तो यहां आपकी बार प्लस लगाओगे क्योंकि हमने बताया इसमें विघटन होगा या कमी होगी तभी ये बनेगा। ध्यान देना बच्चों, यहां चाहे आप डेल्टा लगाइए चाहे डी लगाइए, इतना याद रखना। ठीक है, तो यहां प्लस हो जाएगा। आप फिर लिखेंगे कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे क्या हो जाएगा वही चीज, समय अंतराल। क्या हो जाएगा, समय अंतराल। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये है, आप डायरेक्टली इसमें भी वही लिख सकते हो कि इसका जो औसत होगा, औसत वेग किसका, उत्पाद का, तो यहां पर अब की बार प्लस लगाएंगे। अब उत्पाद के लिए भैया हमने पी लिखा है तो यहां पर चाहे डेल्टा पी लिखिए चाहे, और कोष्टक किसको बताता है, सांद्रता को बताता है, याद रखना, और नीचे डेल्टा टी समय अंतराल, और ये किसके लिए हो जाएगा, उत्पाद के औसत वेग के लिए हो जाएगा। चलिए फटाक से इसको भी नोट कर लीजिए। समझ में आ गया ना, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। याद रखना भैया, अगर ये चीज ना समझ में आए तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कोने में, अगर ना समझ में आए तो ये लिख देते हैं कि माइनस और प्लस है क्या। ठीक है, ये माइनस प्यारे बच्चों ये कमी को बताता है या विघटन को बताता है, और ये जो प्लस है ना ये वृद्धि या बनने को बताता है। ठीक है, जैसे इसमें वृद्धि हो रही है इसकी सांद्रता में, या फिर उत्पाद बन रहा है कोई, इस बात को समझ जाइएगा। आई बात समझ में, चलिए उसके बाद अब इसमें थोड़ा एक तात्क्षणिक वेग पूछ लिया जाता है। तात्क्षणिक वेग में एक न्यूमेरिकल बड़ा चलता है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 न्यूमेरिकल आया था, और इसी तरह से 26 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला था 1 से 2 न्यूमेरिकल, तो उसको थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ये तो समझ में आ गया ना, अब थोड़ा तात्क्षणिक वेग के बारे में इसी में फार्मूला समझ लेते हैं, बस इसी में प्यारे बच्चों फार्मूला समझ लेते हैं, इसका तात्क्षणिक वेग का।
तात्क्षणिक वेग के लिए, तात्क्षणिक वेग के लिए एक फार्मूला चलता है, जैसे अगर n1a प्लस यहां पे n2a, ठीक, या n2b कर दें, ए नहीं, एरो करके यहां m1c और प्लस m2b इस तरह से आ जाए, तो इसको लगाया किस तरह से जाता है, ऐसे एक सवाल देगा, इसी तरह से कोई ना कोई दे देगा, ठीक है, दे देगा कि जैसे ए की सांद्रता में परिवर्तन इतना है, बी की सांद्रता में परिवर्तन इतना है, ठीक है, तो पूछ ले जाएगा तो जैसे सी की सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा या डी की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, इस टाइप का देता है। तो इसको स्टोइकियोमेट्री द्वारा किस तरह से लिखा जाता है, ध्यान देना कि इसका जो इसको लिखा जाता है किसके द्वारा, स्टोइकियोमेट्री द्वारा, ठीक, स्टोइकियोमेट्री द्वारा किस तरह से लिखा जाता है, तो याद रखना जो भी ये n1 n2, अब देखिए इधर वाला जो चीज है तो ये होता है अब क्या है, अभिकारक, इसमें विघटन होता है तो माइनस, तो यहां माइनस लगाएंगे बच्चों, और ये जो चीज है 1/, ये n1 करके आ जाती है, और यहां पे जो है वही चीज इसको क्या लिखते हैं, ये डेल्टा ए अपान ये डेल्टा टी हो जाएगा, यानी विघटन की जो दर रहेगी, ठीक है, इस तरह से। फिर ये बराबर सब होते जाते हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके माइनस के 1/n2 के, तो ये फिर हो जाएगा डेल्टा बी अपान ये डेल्टा टी, ठीक है, समय में। उसके बाद इसी तरह से ये बराबर किसके हो जाएगा, इधर की बार प्यारे बच्चों ये उत्पाद है, और उत्पाद हमने बताया ना कि जो उत्पाद होता है ये बनने की दर को बताएगा, तो यहां प्लस में चलता है, तो प्लस का 1/, ये क्या हो जाएगा भैया, m1 हो जाएगा, और यहां पे ये डेल्टा क्या हो जाएगा, c अपान डेल्टा t, और बराबर का ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/, ये m2 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा d अपान डेल्टा टी, या यहाँ पे डी टी लिख सकते थे अपान डी, मतलब यहाँ पे जैसे डी सी अपान डी टी वगैरह करके, तो ये स्टोइकियोमेट्री द्वारा फार्मूला याद रखना, ठीक, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल चलता है, इसमें सब ये स्टोइकियोमेट्री में सब ये आपस में एक दूसरे के बराबर, जैसे सवाल में इसका दे देगा, ए के विघटन की दर दे देगा, ऐसे पूछे बोल देगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में इसे दिया रहेगा ए के विघटन की दर इतनी है, ठीक है, तो पूछ लेगा सी के विघटन की बनने की दर क्या होगी, या बोल देगा कि डी के बनने की दर इतनी है, तो यहाँ पे बी के विघटन की दर क्या होगी, तो सब एक दूसरे के बराबर चलते हैं, और जब हम न्यूमेरिकल का वन शॉट लाएंगे तब इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे, नोट कर लीजिए इसे भी। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अभिक्रिया की कोट, यहीं से समझिए आपका चैप्टर अब एकदम लाजवाब तरीके से शुरू होता है, क्योंकि सारे टॉपिक तो अब यहां से शुरू होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बबुआ, सारे लाजवाब टॉपिक तो अब आपके शुरू होंगे, इस चैप्टर के सारे मजेदार टॉपिक तो यहीं से शुरू होते हैं। कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। कोटि का मतलब बस एक चीज आप समझ लो भैया, इसमें आपका कोटि का मतलब ही होता है घात, कोटि का अर्थ घात से है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग होता है, यानी घात का जो योग होगा, जोड़ होगा, घात के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे परिभाषा लिखना चाहे आप लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है, उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक। जैसे अभी तक शुरू से हमने देखा, वही देखते चले, ये इसको देखा है, मान लिया बच्चों कोई रासायनिक अभिक्रिया है,
कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं एक, यहां पे Ma प्लस Nb, ठीक है, ऐसे करके कोई उत्पाद बन रहा है, कोई उत्पाद बन जा रहा है, ठीक। अगर इसके लिए अभिक्रिया का जो वेग जब पूछ लिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग जब पूछे, सबसे पहले इसका वेग समीकरण निकालते हैं। वेग समीकरण, क्योंकि वेग समीकरण निकालेंगे तभी हम सांद्रता की घात के समझ पाएंगे। ऐसे भी आप सांद्रता की घात समझ ही नहीं सकते क्या होगा। जब भी वेग समीकरण होता है ना बबुआ, तो आर बराबर लिखते हैं, या उसको भाई आर अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है या दर समीकरण आर से दर्शाते हैं। अब ये ए है, ए क्या है, तो भाई ए और बी अभिकारक है। कोष्ठक लगा दिया बच्चों, तो सांद्रता को पढ़ा जाता है, तो सांद्रता की ये घात बन जाता है m। इसी तरह से यहां पे ध्यान देना, ये कोष्ठक में b लिख दिया, तो इसका मतलब b की सांद्रता, b अकेले लिखते तो समझो b उत्पाद हो, मतलब अभिकारक होता। अब कोष्ठक लगा दिया तो b की सांद्रता पढ़ा जाएगा। अब यहां इसकी घात क्या है, n है, मतलब इसकी घात m है, इसकी घात, एक मिनट, n है। तो अब हमें समझ में आ गया ना कि अभिकारक की जो सांद्रता की घात क्या है, m और n है। तो अब हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली कि अभिक्रिया की कोटि, अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं बच्चों कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। तो अभिकारक A है और B है, इसकी सांद्रता, भाई कोष्ठक लगा है तो सांद्रता पढ़ा जाएगा, इसका घात Mn है, तो इसकी घातों का कह रहा है योग, तो इसकी घातों का योग ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, सीधी सी बात है कि अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, जैसे एक कोई क्वेश्चन दे दें, एक न्यूमेरिकल दे दें कि कोई अभिक्रिया का दर समीकरण R बराबर, जैसे दे दिया जाए कि भाई a की घात 1/2, b की घात 1, और इंटू का, ये सब इंटू में है, c की घात में ये 0 है। तो इस तरह से जैसे दे दिया जाए, ठीक है, या ऐसे इतना ही रहने दो, c की घात मान लो एक और दे दिया जाए, तो पूछ लिया जाएगा कि कोटि क्या है, कहेगा कि आप कोटि निकालिए। तो आप इसका ऐसे दर समीकरण दे दिया है, अभिक्रिया का दर समीकरण दे दिया है, कोटि निकालो। तो हम कह सकते हैं कोटि बराबर, कोटि बराबर, कोटि बराबर क्या कह सकते हैं, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, कुछ नहीं करना, केवल जो घात हैं इनका योग करते चले जाना है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा सीधी सी बात, क्रॉस गुणा करा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है अभिक्रिया की आणविकता। लो जी, ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अभिक्रिया की कोटि। तो सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। याद रखना बच्चों, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। मतलब जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की कोटि है,
कहीं ना कहीं उतना ही इंपॉर्टेंट आणविकता। जहां जहां चलते हैं ये साथ साथ चलते हैं, यानी जीने मरने की कस्में भी ये साथ खाएंगे। ये है मोटू पतलू। अब ये वाली टी शर्ट पुरानी हो गई है और कसी पड़ रही है ना, लग रहा है थोड़ा डोले सोले बन रहे हैं चलिए, तो देखिएगा भैया कि आणविकता क्या है। हमने बताया ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब कोटि और आणविकता साथ साथ चलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता से क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए, या कोटि और आणविकता को उदाहरण से के साथ दर्शाइए। तो कई तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, और इसीलिए हमने बोल दिया कि ये आप एकदम छाप के रखिएगा, क्योंकि ये 100% पेपर में टपकने वाला क्वेश्चन है। तो आणविकता का मतलब ये अणुओं की बारे में बात कर रहा है, अणुओं के बारे में बात कर रहा है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की जो संख्या है उसी को क्या है, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, यानी अब की बार क्या कह रहा है, यहां पे बोल रहा है कि अभिकारक अणुओं की संख्या। जैसे हमने बताया ना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है ए से, जैसे A प्लस बी अब की बार कर दें और यहां से करके C कर दें। ठीक है, हमें पता है कि ये क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिकारक होता है, और ये क्या होता है, उत्पाद होता है। तो अब की बार बोल रहा है कि जो आणविकता है वो किसके बराबर होता है, आणविकता जो होता है, आणविकता का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, आणविकता का जो मतलब ही है वो कह रहा है कि अभिकारक के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, यानी अणुओं की संख्या के बारे में। जैसे यहां पे समझो एक अणु है और यहां पे एक अणु है, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, दो अणु हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसको पूछा जाता है। जैसे अगर हम आपके सामने कह दें कि CH3COO थोड़ा इधर से लिखते हैं, नहीं आएगा। जैसे एक अभिक्रिया ले लें कि CH3COO2H5 प्लस का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक, और ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा भैया CH3COONA सोडियम एसीटेट, तो CH3COONA ये बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा, C2H5OH, तो C2H5OH यानी ये एथिल अल्कोहल बनेगा। तो अगर हम बात करें तो यहां पर CH3COOC2H5 ये फार्मूला किसका है, तो ये एथिल एसीटेट, तो ये एथिल एसीटेट का कितना अणु है, यहां पे एक अणु है। इसी तरह से NaOH का कितना अणु है, तो एक अणु है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, इसकी आणविकता के बारे में जब बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर एक है और यहां पर एक है, तो मतलब ये कह सकते हैं इसकी आणविकता कितनी है, दो है। तो वही चीज कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की जो संख्या है वो अब आणविकता कहलाती है। यहाँ पे जोड़ने से मतलब ऐसा नहीं है कि हम जोड़ रहे हैं, कोई चीज आप गिन लीजिए, जितने रहेंगे वो, अगर एक होता तो वही आणविकता एक हो जाती। जैसे आप अमोनियम, जैसे नाइट्रेट, मतलब जैसे NH4NO2 है, हाँ अमोनियम नाइट्रेट है, उसका विघटन करिए, ठीक है, कोई चीज विघटित करिए तो समझो वहां एक अणु है, वो विघटित होकर दो में टूट रहा है। तो वो चीज है कि इधर जो अभिकारक के अणुओं की संख्या होगी, जितने अणु होंगे वही आणविकता है। बट अपन क्या कहते हैं, कोटि में क्या सीखे थे, कोटि में देखा था कि जो अभिकारक के अणुओं, जो अभिकारक की सांद्रता की घात था, घातों का योग था, और यहाँ केवल अणु गिन लेना है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, मतलब दो, टोटल दो अणु। बस बात क्लियर हो गई। चलिए नोट कर लीजिए अगर क्लियर हो गई।
हो गया भैया, आगे चलते हैं फिर। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। हमने बताया ना, दोनों बहुत प्यारे से टॉपिक हैं, लाजवाब। तो अब देखिए बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला भाई इधर हम देखेंगे कोटि, इधर आणविकता। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये एक प्रायोगिक मान है, यानी एक प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल किया गया एक प्रायोगिक मान है, और ये एक सैद्धांतिक मान होता है, ठीक है। और कोटि में यह पूर्णांक, भिन्नात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक पूर्णांक की संख्या में जैसे 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। भिन्नात्मक में भी आपने देखा था 2/5 ऐसे आया था। ऋणात्मक में मतलब -2, -4 ऐसे करके भी आ सकता है। तो मतलब ये कुछ भी हो सकता है, बट यह सदैव एक पूर्णांक होगा। आपने मतलब ये हमेशा एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक होगा। अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य हो सकती है, जैसा कि बताए थे उसमें कि शून्य लिखे थे, है ना, मिटा दिए थे। तो शून्य भी हो सकता है, बट आणविकता कभी भी शून्य नहीं होता। ये इसी का सारा अपोजिट बोलते जाओ कि अभिक्रिया की कोटि में क्या होता है, इससे अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी मिलती है, यानी इससे अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी मिलती है, और इससे अभिक्रिया की क्रिया विधि की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया की जो कोटि है या उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है, यानी सांद्रता बदलती है, और जबकि ये क्या है, ये अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को बताती है, ठीक है। तो ये रहा अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्यारे बच्चों इसमें दो टॉपिक हैं लॉन्ग वाले, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक, और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। दोनों में से कोई एक जरूर आता है, इसलिए इसे बिल्कुल हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। कितने नंबर में, ये या तो 4 नंबर में आता है, कभी कभार 5 नंबर को भी देखने को मिला है, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर का फिक्स है, ज्यादातर 4 नंबर का होता है, इसलिए याद रखना, ठीक। क्योंकि ये 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, हर बार हम ये बात बताते हैं, ठीक। बोर्ड एग्जाम के नजरिए से 100% ये एकदम प्योर वाला क्वेश्चन है कि आप इसको अपने दिमाग में रख लीजिए। देखिए नाम ही है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब कोटि के बारे में तो आपने पढ़ रखा है, सीधी सी बात, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, या फिर यूं कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे। जब शून्य घात है तो मतलब कोई मतलब ही नहीं। तो हम यहां पे डायरेक्टली दो तरह से परिभाषा, पहली परिभाषा तो यह है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। या फिर एक परिभाषा जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे अभिक्रिया की शून्य मतलब क्या है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों कोई अभिक्रिया ले लिए, हमने एक अभिक्रिया ले लिया, कोई अभिक्रिया ले लिया ए से बी, और हमें मालूम है क्या मालूम है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। मालूम है हमें ना तुम फरियाद करोगे, तोड़ोगे मेरा दिल में मुझे ना याद करोगे, है ना। तो यहां पे देखिए ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो अब प्यारे बच्चों बोल क्या रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया अभिकारक की दर वो क्या है, मतलब जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे। अब लिख सकते हैं हम कि यहां पर यही चीज लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से, यहां पर वही चीज लिखेंगे
कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब यहां पे बोल रहा है जिसमें अभिक्रिया की दर, अब दर को हम किससे लिखते हैं, डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी से, तो यहाँ डी एक्स अपान डी टी, जिसमें कह रहा अभिक्रिया की दर ये किसके समानुपाती होती है, अभिकारक, अभिकारक ए हो गया, की सांद्रता, कोष्टक लगा दिया तो सांद्रता पढ़ा जाएगा, कि शून्य घात, तो शून्य घात लगा दिया तो शून्य घात के समानुपाती होती है। तो यहीं से तो परिभाषा बन रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। इससे आसान बड़ा क्या है बच्चों, ठीक है, ये चीज हो गया ना। अब जैसे कभी कभार इसमें उदाहरण पूछ लिया जाता है, भैया इसका उदाहरण दीजिए, जैसे इसके अगर उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण में जैसे आप देखिए H2 प्लस Cl2, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलके क्या बनाते हैं, 2HCl बनाएंगे, है ना, यहाँ पे दो दो है तो इसलिए 2HCl। तो अब यहाँ पे अभिक्रिया की शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर के अनुसार जब चलेंगे तो dx अपान dt ये अब दोनों के समानुपाती किसके, तो यहाँ पे ये H2 के शून्य घात के भी होगा और प्लस Cl2 के शून्य घात के समानुपाती हो जाएगा, सीधी सी बात। तो इसका जो दर समीकरण है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, यानी इसको जब हटा देंगे तो हम बराबर यहाँ के कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं वेग स्थिरांक। तो ये हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ये तो रही परिभाषा। अब चलिए देख लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मतलब के का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिएगा तो आ जाते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर, फिर से आपको याद दिला दें क्योंकि भूल जाते हैं आप ना, आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जिंदगी में हमारा रोल जामवंत की तरह है और आप बजरंग बली हैं। हमें बार बार आपकी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है कि आप अपनी शक्तियों को याद करिए, आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं, इस सागर को पार कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपके अंदर काबिलियत है बच्चों, छोड़ कर आओगे पेपर में अच्छे से अच्छे नंबरों में, याद रखना। तो यहाँ पे देखिए हमें व्यंजक प्राप्त करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने क्या बताया, मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है ए से बी, ए से बी अभिक्रिया है और अपन जानते हैं कि ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद, ये उत्पाद है। तो अब यहां पे हम पूरा जब शून्य कोटि की अभिक्रिया, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का लॉजिक जब अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से, कोटि की अभिक्रिया से, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया से तो क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया ये कहता है कि डी एक्स अपान डी टी जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है, तो ये कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक ए है कि सांद्रता के शून्य घात के। अब एक चीज याद रखना, हमने बताया इसको जब आप हटाते हैं तो ये डी एक्स अपान डी टी जब ये हटाते हैं बच्चों तो कांस्टेंट हो जाता है, इनटू यहाँ ए की पावर फिर हो जाएगा ये 0। अब किसी संख्या, चाहे कोई संख्या हो, ठीक है, या फिर हम कोई भी चीज है, इसका घात अगर 0 निकालना चाहें, जैसे 2 की घात भी 0 है, 4 की घात 0, किसका, इन सब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे याद रखना इसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये डी एक्स अपान डी टी बराबर कितना हो जाएगा, के इंटू का यहाँ 1, के इंटू का ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे या फिर यूं कह सकते हैं कि डी एक्स अपान
dt बराबर केवल k। ठीक है, इसका इसमें क्रॉस गुणा कर दीजिए, केवल देखिए गुणा कर दीजिए आप। जब हम गुणा करेंगे भैया, ध्यान से समझना बच्चों, इसका जब क्रॉस हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बराबर, ये इधर चला गया k इंटू dt, k इंटू का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे क्या चीज, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन कर दीजिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। समाकलन जब करते हैं चिन्ह लगाएंगे, dx बराबर इधर समाकलन k इंटू का dt। ठीक है, इसमें क्या करिए, k को कांस्टेंट है यानी नियतांक है, बाहर रख लीजिए पहले, ये समाकलन dx और इधर k बाहर रखिए, समाकलन ये dt बचा। अब एक चीज का याद रखना भाई, मैथ वाले तो समझ गए होंगे इस बात को, बट थोड़ा जो बायोलॉजी वाले हैं समझने का प्रयास करिए कि जैसे समाकलन जैसे dx है तो ये x हो जाता है जिसके सापेक्ष होता है, जैसे समाकलन dr है तो r के सापेक्ष है तो r हो जाएगा, समाकलन जैसे dt है तो मतलब t हो जाएगा, जिसके सापेक्ष ये रहेगा वही यहां हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अब dx है तो इसका समाकलन करेंगे केवल x बराबर ये k रहेगा, dt है तो इसका t और प्लस का c हो जाता है। c क्या है, समाकलन नियतांक है, और इसको समीकरण क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 दे दिया गया। अब यहां पे लिखेंगे कि यदि, इसी में ध्यान देना, कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे कि यदि t बराबर 0 है, यानी समय बिल्कुल ना हो, समय एकदम यानी स्थिर मान लिया जाए, एकदम नियत कांस्टेंट, यानी और t x बराबर भी 0, सांद्रता में भी कोई परिवर्तन ना हो, t बराबर 0 और यहां पे प्यारे बच्चों हम x बराबर भी 0 रख दें। ऐसे केसेस में ये जब रख दें तब यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना इसमें, तो यहां पे लिखेंगे x के स्थान पे क्या रखना है, 0, जब 0 कर देंगे बराबर k रहेगा इंटू t के स्थान पे 0 और प्लस का c, तो इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0, या फिर हम ये कह सकते हैं, हमने यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे क्या, तो ये 0 बराबर क्या हो जाए, 0 प्लस c कह सकते हैं, या c बराबर 0 कह सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे वही चीज है, तो बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं, 4 लाइन डायरेक्टली c बराबर 0, तो c बराबर 0, तो यहां अब लिखेंगे वही चीज कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं बबुआ, जब 1 में रख देंगे c का मान यहां पे रखना है, तो यहां पे x बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू का t प्लस का c के स्थान पे 0 रख दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू का t, और हमें चाहिए किसके बराबर, वेग स्थिरांक k के बराबर, k चाहिए, k क्या है, वेग स्थिरांक, तो k बराबर जब चाहेंगे तो ये क्या है, नीचे t आ जाएगा, यानी x अपान t, और यही क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। और इसमें एक चीज और पूछा गया था जो 2025 में आया था, 2025 में यह पूछा था प्यारे बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसका मात्रक, तो अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक वेग स्थिरांक का, और वो भी शून्य कोटि के लिए, तो शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक हो जाएगा वे, तो क्या हो जाएगा, x क्या है, सांद्रता, सांद्रता का मात्रक हो जाएगा भैया मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और प्यारे बच्चों नीचे क्या है, समय का मात्रक सेकेंड, तो ये लिख सकते हैं जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मोल प्रति
लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। और ये बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए समझ में आया बबुआ, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए जितना शून्य कोटि की अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, तो याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है आपका। ठीक है, ये भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक यहां पे हमने लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये भी लॉन्ग में आता है, बताया ना, या तो 4 नंबर में आएगा, कभी कभार 5 नंबर में, और 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक, नहीं हो जाएगा धोखा, तो आपके साथ धोखा ना हो इसलिए अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लेना। अब देखिए प्रथम कोटि, प्यारे बच्चों जैसा शून्य कोटि की अभिक्रिया आपने पढ़ा, सेम उसी तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी है। मतलब कि प्रथम कोटि, शून्य कोटि में आपने क्या देखा, शून्य कोटि में आपने ये देखा था कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और यहां पर वही चीज बोल देंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, अब की बार क्या हो जाएगा, वहां जहां पे शून्य घात, तो वही बोल देंगे प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं फॉर मतलब एग्जाम्पल के साथ में। तो यहां पे हम कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। ठीक, जैसे अभिक्रिया हो गई कोई अभिक्रिया ए से पी ले लिया है। ठीक, तो अब यहां पे शून्य कोटि की अभिक्रिया जो कहता है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया यही कहता है कि जिसमें अभिक्रिया की जो दर हो, यानी डी एक्स अपान जो डी टी हो, वो किसके समानुपाती हो, तो किसके समानुपाती हो बच्चों, तो वो अभिकारक की, अभिकारक ए हो गया की सांद्रता, कोष्टक लगा दिया, सांद्रता पढ़ेंगे, के प्रथम घात, यानी अब की बार इसके घात 1 ये क्या होता है, समानुपाती होता है। बस यही चीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई अगर उदाहरण आप देखना चाहें, क्योंकि इसका उदाहरण बहुत जरूरी है, उदाहरण के साथ पूछा जाता है। उदाहरण के में हम कोई चीज ले लें, जैसे C12H22O11 शर्करा का जल अपघटन करा दें, H2O, इसका क्या करा दें भैया, इसका जल अपघटन करा दें। जब जल अपघटन कराएंगे तो ये सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, मतलब केमिस्ट्री का में ये है ही, और साथ ही साथ बायोलॉजी में भी चलता है आपका सबसे लास्ट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो C6H12O6, फिर ये भी C6H12O6 है ना, मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ 22 2 24 हाइड्रोजन, 12 12 24 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 12 है, यहाँ पे 6 6 12 है, ऑक्सीजन 11 1 12 है, तो 6 6 12 है ये चीज। तो ये क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज या फिर शर्करा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, और ये इसको बोलेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है। क्या लिख दिए भाई,
फ्रक्टोज है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर देखें तो जो अभिक्रिया की इसमें दर होगा तो वो डी एक्स अपान डी टी जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती है, अभिकारक की। यहां पे ध्यान देना, सांद्रता, ये अभिकारक की है, इसकी सांद्रता के प्रथम घात के। तो यहां पे जो C12 है, H22 क्या है, H22O11 है, इसकी प्रथम घात के ही समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आई बात समझ में? चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं, इसमें भी वही चीज है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो चलिए अब देखते हैं वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो अब हम देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बहुत लाजवाब है। थोड़ा हो सकता है आपको लेंदी लगे, थोड़ा लंबा लगे, बट आसान है, एकदम हंसते हंसते निपटा दोगे। क्योंकि बच्चों पढ़ाई को आप इंजॉय करते हुए पढ़िए। अगर जिस दिन आपने पढ़ाई को बोझ समझ लिया उसी दिन नैया डूब जाएगी, ठीक है। और जिस दिन से ये सोच लिया कि आप मजे में एकदम एंजॉय करते हुए हर एक पल को आप महसूस करिए, आनंद के साथ बिताइए, तभी पढ़ने का मजा आता है, ठीक। क्योंकि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं है और किताबों से अच्छा कोई आपको कोई सिखाएगा नहीं। प्यारे बच्चों कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, इसमें भी जैसे ए से पी तक हम ले लिए। उसके बाद इसमें ध्यान देना, मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है, कि उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है और उत्पाद 0 बन रहा है। और फिर उसके बाद टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय के बाद मान लेते हैं कि जो अभिकारक है वो ए माइनस एक्स उसकी सांद्रता रह जाती है और उत्पाद एक्स बनता है, ठीक। क्योंकि इसमें जब घटा देंगे ये मतलब ये ऐड करेंगे घट जाए, केवल ए रह जाएगा, या इसमें माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, केवल एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहां पे पहले इतना समझ लो कि मान लिया, क्या किया हमने कि माना, क्योंकि ये क्या है, अभिकारक है, ये पी उत्पाद है, कि माना प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक का ए है और उत्पाद वो 0 है। फिर टी समय के बाद सांद्रता जो है वो कितनी रह जाती है, ए माइनस एक्स रह जाती है और उत्पाद एक्स बनता है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, तो वही चीज लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होगी ना बच्चों, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होगी वो डी एक्स अपान डी टी होती है। वो किसके अनुक्रमानुपाती, अभिकारक ए है, तो अभिकारक ए की सांद्रता के प्रथम घात के। यही चीज होता है, यही चीज देखते चले यहाँ आए हैं हम। अब यहां पर जब ये हम मार्क हटाते हैं तो डी एक्स अपान डी टी हमको पता है बच्चों यहां पर के लग जाता है, और किसी संख्या का घात जैसे इतना है तो भैया उसका मतलब उतना ही है। जैसे अब चाहे 100 का घात 1 लगा दो मतलब 100 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ किसी संख्या का घात 1 है तो वो इतना ही, तो यहाँ पे ये ए ही रहेगा, ये ए ही रहेगा, ठीक है। अब लिखेंगे कि भाई टी समय के बाद, अब हम लिखेंगे कि टी समय बाद, टी समय बाद,
तो t समय के बाद वेग कितना हो जाएगा, ये अभिक्रिया का जो वेग है t समय के बाद, तो dx अपान dt बराबर t समय के बाद सांद्रता कितनी थी, a माइनस एक्स थी। तो भैया यहां पर k इंटू इसके जगह पर a माइनस एक्स रख देंगे। a क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स क्या है, t समय के बाद सांद्रता। याद रखना, बार बार ये चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद मेरे प्यारे रसगुल्लों क्या करना है, चलिए ध्यान से समझते हैं क्या करना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना अभी, देखिए इसको इसके नीचे लाइए x वाला, तो ये dx है, तो dx के नीचे a माइनस एक्स वाला खींच लाइए, या इसको इसके नीचे लाइए, इसको उधर फेंक दीजिए, तो ये बराबर k इंटू का dt, k इंटू dt। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, समाकलन कर देते हैं, इसमें भी वही चीज, तो लिखेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर तो क्या होगा बबुआ, तो समाकलन करेंगे, लगाएंगे समाकलन 1 अपान a माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा dx भी है, अब ये मत सोचना dx साइड क्यों लिख दिए, वहां क्यों नहीं लिख दिए, एक की जगह पर, वही चीज है भैया, चाहे यहाँ पे आप dx अपान a माइनस एक्स रखिए, चाहे यहाँ 1 अपान, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे आप चाहे यहां पर जैसे dx, एक मिनट क्या कर दिए भाई, समाकलन करने पर देखिए तो वही चीज है, तो चाहे समाकलन dx अपान a माइनस एक्स लिखिए, चाहे 1 अपान डी ए, मतलब a माइनस एक्स dx करिए यहाँ, और इधर भी समाकलन लगाएंगे k इंटू का dt, ठीक। अब देखिए भाई इसमें वही चीज जैसे उसमें था सेम वैसे चल रहा है अभी तक, के बाहर रख लीजिए, तो ये हो जाएगा समाकलन dx अपान ये a माइनस एक्स, और ये बराबर का क्या हो जाएगा बच्चों, के बाहर रख लीजिए, और समाकलन क्या हो जाएगा, केवल dt। अब ध्यान से समझना, एक सूत्र होता है, जैसे समाकलन 1 अपान a माइनस एक्स का होता है माइनस लॉग ए माइनस एक्स, ठीक है, ये फार्मूला होता है, एक सूत्र है, याद रख लो। तो यहां पे इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर, ये के बाहर है, और भाई dt का है तो केवल t हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा बच्चों। समीकरण क्या दे देंगे, एक, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज करना है, इसमें भी वही चीज करिएगा आप, मतलब क्या करेंगे, इसमें भी हम वही चीज करेंगे कि यदि हम t बराबर 0 ले लें और x बराबर 0, यानी समय 0 और यहाँ पे सांद्रता 0, ठीक, t बराबर t का मान 0, x का मान 0, दोनों अगर 0 कर दें तब क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए देखते हैं, तब ये क्या हो जाएगा भैया, तब यहां पे जब मान रखेंगे तो ये मान रखने पर क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा लॉग बेस e, अब a माइनस एक्स के स्थान पे 0 करना है, बराबर k इंटू टी के स्थान पे 0 और प्लस का c हो जाएगा, ठीक है, यही तो करना है ना। तो यहाँ पे ये, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये चीज 0, तो माइनस केवल ये कितना लॉग बेस e a हो गया, और बराबर का यहाँ पे पूरा 0 बराबर c। तो हम ये कह सकते हैं कि जो c का मान आया वो कितना आया, माइनस लॉग बेस e a आ गया। अब c का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दो, तो यहां पे लिखेंगे कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, काम हो जाएगा। समीकरण 1 में रख दीजिए बच्चों, समीकरण 1 में हम जब रख देंगे, ध्यान देना समीकरण 1 यही है, तो हो जाएगा ये माइनस का लॉग बेस ई ए माइनस एक्स हो गया, बराबर के इंटू का टी हो गया,
और प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे ये जो मान आया है इसमें माइनस है, तो ये माइनस लगा के सी का मान लॉग बेस ई और ये ए हो। अब एक चीज ध्यान देना, लॉग वाला इधर है तो इसको ले लीजिए, जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब k इंटू का t बराबर लिखना चाहें k इंटू टी, तो ये जब इधर लाएंगे तो ये लॉग कितना हो जाएगा, लॉग बेस ई ए हो जाएगा, और ये माइनस में पूरा पड़ा है तो माइनस लॉग ई ये ए माइनस एक्स। अब एक फार्मूला याद रखना बच्चों, एक लॉगरिथम में एक सूत्र चलता है, जब भी लॉग m माइनस लॉग n हो तब सूत्र हो जाता है log m बटे n। क्या होता है, log m बटे n। सूत्र ना याद हो तो लिख लो, लिख दिया है, ठीक है। जब इस तरह से हो तो ये फार्मूला चलता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों हम वही चीज करेंगे, k इंटू का t, k इंटू टी बराबर ये क्या हो जाएगा कि log बेस e फिर a अपान a माइनस एक्स, ठीक है, ये इतना हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि k बराबर ये 1 बटे टी, ये क्या है log बेस e a अपान a माइनस एक्स। लेकिन ध्यान देना, अब ये log बेस e के फॉर्म में है। अब यहाँ पे इसको जब सूत्र इस पे न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो वो हम log बेस 10 वाला लिखते हैं। तो एक चीज याद रखना, जब भी मतलब log बेस e और x हो, इसको 10 फॉर्म में बदलना होता है तो 2.303 इंटू लॉग बेस ए, मतलब यहाँ 10 इसका मान हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम इसको लॉग बेस ई से 10 के फॉर्म में बदलना चाहेंगे तब ये सूत्र हो जाएगा k बराबर, यहाँ पे प्यारे बच्चों 2.303 नीचे t हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग बेस 10। क्या लिखेंगे यहाँ, फिर 10 लिख देंगे, फिर a बटे a माइनस एक्स, यही सूत्र हो जाता है। और यही आपका क्या है भैया, मेन फार्मूला है। यही इसका यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है मेन सूत्र होता है वेग स्थिरांक का, ठीक, वेग स्थिरांक का मेन सूत्र होता है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, हो गया ना, याद रखना, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। फिर से बता देते हैं, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या है, टी समय के बाद सांद्रता, ठीक है। चलिए वो तो सब सवाल वगैरह में, और बाकी टी क्या है, समय है, एक्स मतलब के क्या है, वेग स्थिरांक। 1 मिनट पानी पी लें। हो गया ना, आगे चलते हैं। एक मिनट, इसका भी मात्रक नहीं बताए हैं, मात्रक देख लेते हैं भैया। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, देखिए मात्रक बड़ा सिंपल सा है, फार्मूला जो है आपका 2.303 अपान ये के बराबर क्या है, टी है, और ये लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। अब ध्यान देना, ए भी सांद्रता है और ए माइनस एक्स भी, बशर्ते ए प्रारंभिक सांद्रता है, ये टी समय के बाद सांद्रता। तो इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर और इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर, तो कट गया दोनों, बचा क्या, अब इसका और लाग का कोई मतलब नहीं, तो केवल के बराबर 1 बटे समझो टी बचा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक है केवल 1 बटे नीचे समय का मात्रक सेकेंड, है ना, या फिर यहां पे ये कह सकते हैं कि प्रति सेकेंड या सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है। तो ये मात्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं, समझ में आ गया ना, चलिए नेक्स्ट। प्रति मिनट वगैरह भी जैसे विकल्प में रहता है कभी कभार, तो याद रखना वो तो वहां पे जैसे चलेगा। ओ भाई गर्मी से हालत खराब है, 2 फैन चल रहे हैं तब भी रूम में, ठीक है। अब अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या है।
ठीक है। और बोलता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक प्राप्त करना, या कहेगा अथवा में किस टाइप का क्वेश्चन होता है, इसी को अथवा में इस तरह से पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। यानी सिद्ध ये करना है कि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के सूत्र में ए नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रण बोला है। प्रारंभिक सांद्रण यानी प्रारंभिक सांद्रता मतलब ए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। नाम ही है अर्ध आयु, आधा आयु। तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें, यानी जितने समय में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का या सांद्रता का आधा रह जाता है। यानी सीधी सी बात, वह समय अंतराल जितने समय में कोई पदार्थ अपनी मात्रा का आधा रह जाए उसे क्या कहते हैं, मतलब अर्ध आयु काल कहते हैं। ठीक है। और इसे टी हाफ से दर्शाया जाता है। किससे? इसे टी हाफ या T50 ऐसे से दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये तो रही परिभाषा, परिभाषा नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम जो सिद्ध करना है। हो गया ना। अब देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल का व्यंजक होता है कि अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल के लिए जो फार्मूला होता है टी हाफ, टी हाफ बराबर 0.693 बटे 21, ये सूत्र होता है। और यही चीज हमको भी प्रूव करना है, मतलब यही चीज लाना है। ठीक है, यही चीज लाएंगे हम। ये अर्ध आयु काल के लिए सूत्र होता है बच्चों, यही चीज भी प्रूव करना है कि अर्ध आयु काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए इसमें अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है बच्चों, आपने पढ़ा है, क्योंकि प्रथम कोटि के बारे में पूछ रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अब प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया के लिए सूत्र होता है के बराबर, ध्यान देना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर सूत्र जो होता है 2.303 बटे क्या होता है टी। अब उसके बाद लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स इतना होता है। ठीक है। या फिर अगर t यहां ले जाएं तो t बराबर हम ये कह सकते हैं कि 2.303 और नीचे के आ जाएगा और लॉग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ठीक, इतना कह सकते हैं हम। अब इसी में भाई हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। इसी में अब क्या करेंगे कि यदि हम a बराबर a रख दें, यानी प्रारंभिक सांद्रता को a ही रहने दें, बट यहां पे जो t समय के बाद सांद्रता है उस सांद्रता को हम आधा कर दें, क्योंकि अर्धायु काल के लिए है। और जहां t है, t के स्थान पे t हाफ कर दें या T20 लिख दें। ठीक है, मतलब 50, 20 नहीं 50। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो सूत्र है कुछ इस कदर बन जाएगा कि t हाफ बराबर, t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 और नीचे क्या हो जाएगा के, नीचे के हो जाएगा और यहां लॉग बेस 10 ये a अपान ये a/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको इससे काट दीजिए, बटे का बटे है ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा टी हाफ बराबर 2.303 बटे के हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ये 10 और उसके बाद केवल 2 हो गया। अब देखिए log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान 0.3010,
याद रखिएगा। न्यूमेरिकल वगैरह में इसका काम आता है, हालांकि दिया रहेगा वहां। तो ये हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, यहां पे ध्यान से समझिए बच्चों, ये हो जाएगा कि टी हाफ बराबर 2.303, ठीक है, और बटे बच्चों यहाँ के हो जाएगा गुणे में, भाई log 2 का मान 0.3010, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहां पे जब इसका हम गुणा कराएंगे तो टी हाफ बराबर, इसका गुणा कराएंगे तो बच्चों 0.693 बटे के, और आप यहां से नजर डालिए, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। यही चीज हमें क्या करना था बच्चों, निकालना था। यही चीज मेरे प्यारे रसगुल्लों आप सबको निकालना था। है ना आसान, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आर्हेनियस समीकरण। ये अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, तो देखिए ये आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने समांगी गैसीय विक्रियाओं में ताप में परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण के द्वारा दर्शाया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। मतलब वेग स्थिरांक में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए या उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक समीकरण दिया, जिसे आर्हेनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सा है। तो जो समीकरण है, हमें केवल समीकरण समझ लेना है, पूरा डिटेल्स में समझने के लिए कम से कम 4 से 5 हमने बहुत सारी इस पे वीडियो बनाया है। वन शॉट है तो वन शॉट में ये टॉपिक इतना लेंदी नहीं पूछता है, केवल आर्हेनियस समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। कभी कभार ग्राफ आ जाता है, नहीं तो डायरेक्टली केवल आर्हेनियस समीकरण पूछता है। तो आर्हेनियस जो समीकरण होता है वो होता है बच्चों के बराबर ए इंटू का ई के पावर में माइनस का ई इंटू ए अपान आर टी, ई ए अपान आर टी, और यही क्या हो जाता है, आर्हेनियस समीकरण हो जाता है, ठीक है। अब इसमें सैंबल हमने बताया ना, प्रतीक पूछता है कि किसका क्या मतलब है, के क्या है, ए क्या है, ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी सैंबल है, के का मतलब है यहां पे वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ठीक। ए क्या है, आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक। ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा को बताता है, सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है, गैस स्थिरांक, गैस नियतांक या गैस स्थिरांक। टी क्या है, ताप, परम ताप को बताएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया आर्हेनियस समीकरण, ठीक, समझ में आया, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे लाजवाब टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।